सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आइए आज हम अव्ययी भाव समास की लाइव कक्षा संख्या 10 को पढ़ते हैं। 10 जो भी महानुभाव इन सभी समास की कक्षाओं को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव देववाणी संस्कृतम ऐप पर कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। देववाणी संस्कृतम आप प्ले स्टोर में इस प्रकार से टाइप करेंगे DEVVANSANSKRITAM, तो आपको देववाणी संस्कृतम ऐप प्ले स्टोर के अंदर प्राप्त हो जाएगी। चलिएगा, आइए मित्रों, अब हम गत कक्षा में हमने जो आपको पढ़ाया था उससे आगे चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सादृश्यम हरेः सादृश्यम साहारेः। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। अब हम आगे आएंगे उस सूत्र में, क्योंकि हमने यथा के 4 अर्थों के जो उदाहरण थे वो सभी देख लिए थे। अब यथा के बाद जो क्रम आता है वह आता है आनुपूर्व का। आनुपूर्व अर्थात क्रम से, जहां पर किसी विषय का अथवा किसी वस्तुओं का जो क्रम होता है, उस क्रम से कहने के अर्थ में जो कोई अव्यय होगा उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। चलिएगा, आइएगा, देखिएगा। यहां इन्होंने उदाहरण दिया, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठम, माने जो बड़ा है उस क्रम से उनको दीजिएगा कुछ, अथवा वो खड़े हो जाए अथवा खड़े हैं, कुछ भी मतलब क्रम से है, तो माने उसमें ज्येष्ठता को क्रम रखा गया है। तो ये इसका लौकिक विग्रह हो गया, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठम। आ जाइएगा, अब हम इसकी सिद्धि को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करेंगे। इसमें आपको ये देखिएगा, इसमें अनु अव्यय हम मुख्य रूप से लेंगे। तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह में हम आपका रखते हैं कि ज्येष्ठ और नस और अनुसु, तो उसका आनुपूर्व अर्थ में समास हो जाएगा। चलिएगा, हम बोर्ड पर आपको दिखला देते हैं। ये आपका अलौकिक विग्रह में हम व्याकरण का सूत्र लगाएंगे। तो ज्येष्ठ नस अनु, या सु रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, दोनों पक्ष साधु है। ठीक है, अब इसका इस सूत्र से समास हो गया। समास होने पर वही सारी प्रक्रिया सुपोकृत समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हुआ? प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इसके अवयव सुप का लुक हो गया। क्या बना? ज्येष्ठ और अनु। ठीक है, ज्येष्ठ और अनु ये बन गया मित्रों
अब क्या है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी अनु की उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन कहां पर आ गया, यहां आ गया, तो क्या बना, अनु ज्येष्ठ, और ये यहां से हट जाएंगे। तो अनु ज्येष्ठ आपका ये बन गया। अब वही स्वादी उत्पत्ति करेंगे, सभी सूत्र जो हमने पहले लगाए अतिगोपन वही लगेंगे सारे। इसको अव्ययी भावस्य से अव्यय संज्ञा होती है, और फिर अव्ययदाप सुबह से सुप का लुप प्राप्त होता है, परंतु नाव्ययी भाव दतुम पंचम्या से इसको अम हो जाता है, और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के, और फिर अव्ययी भावश्च से नपुंसकलिंग हो जाता है। नपुंसकलिंग संज्ञा का यहाँ कोई विशेष प्रयोजन नहीं है सिद्धि में। तो ये आपका बन जाता है अम होकर के अमी पूर्व लगकर अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम का अर्थ हुआ जो जो ज्येष्ठ है वैसे वैसे क्रम से, पहले जो बड़ा है, फिर उसके बाद जो थोड़ा छोटा है, फिर उसके बाद जो छोटा है, फिर उसके बाद छोटा है, इस क्रम से। तो अनुज्येष्ठम ये आपका उदाहरण बन गया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अनु, यहां पर जो अनु है वो अनुपूर्व अर्थ में वर्तमान है। और इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि अब आप आगे जो रूप है वो अधिगोप के समान चलेंगे, आप सभी जान गए हैं। अब जैसे वृद्धस्य अनुपूर्वेण अनुवृद्धम, तो इसका भी आप सिद्धि कर सकते हैं। माने वृद्ध, वृद्ध का भी अर्थ माने जो जो वृद्ध हैं माने बूढ़े हैं, वो क्रम से। अब आगे दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये तो आपका हो गया अनुपूर्व का। अब लेते हैं अनुपूर्व के बाद में उदाहरण आएगा आपका, देखिएगा, यौग पद्य। ठीक है, यही है पूर्व, अनुपूर्व का यौग पद्य। यौग पद्य का अर्थ माने एक साथ, क्या है, एक साथ। तो अब एक साथ के उदाहरण देखते हैं, चलिए ये देखिएगा। तो यहां पर मित्रों चक्रेण, चक्रेण युगपत सचक्रम, माने चक्र, चक्र के साथ माने एक काल में ही, चक्र माने चक्र के साथ कुछ और भी होगा तो सचक्रम, माने सचक्रम कुछ युद्ध आदि होगा, या कुछ एक काल में उसने चक्र और दूसरा भी किया, तो उसको बोले सचक्रम। तो सचक्रम भेही, तो अर्थात एक समय तलवार और चक्र दोनों को धारण करो, कुछ ऐसा अर्थ होगा, देखेंगे हैं। तो सचक्रम, तो ये तो हो गया आपका लौकिक विग्रह। अब आ जाइएगा, देखिएगा, यहां देखते हैं इन्होंने, देखिएगा, चक्र के साथ एक ही काल में, माने चक्र के साथ एक ही काल में तलवार को भी धारण करना है अथवा कुछ भी है। अब देखिएगा मित्रों, चक्रेण युगपत लौकिक विग्रह हो गया। अब यहां पर चक्रेण युगपत, तो सह, जो स दिख रहा है ये क्या है, सह है, सह है। तो क्या है, चक्रटा, जो सह के युग में तृतीय विभक्ति होती है, क्या होती है, तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति होती है, तो चक्रटा और सह, यह अलौकिक विग्रह हो गया। और तो इसमें युगपद अर्थ माने एक साथ एक ही काल में, एक साथ एक ही काल में क्या है, इस अर्थ में अव्यय जो सह है उसका इस अर्थ में वर्तमान, इसलिए इसका समास हो गया। समास हो गया तो ये समास होने पर ये हो गया कृतज्ञ, फिर कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और सुपो धातु प्रातिपदिक योग से प्रातिपदिक के अवयव सुपों का लुक हो गया। क्या बना, चक्र सह प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी उपसर्जन संज्ञा है, उपसर्जनम पूर्वम से वो पूर्व में आ जाएगा, वो पूर्व में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, साह, साह चक्र
अब अव्ययी भावे चा काले से, जो पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि अव्ययी भाव समास में सह को क्या हो जाता है, सभाव हो जाता है। तो ये स हो गया, तो क्या हो रहा, सचक्र। फिर वही सारा नियम है, फिर उसका स्वादि उत्पत्ति करके और अम आदि हो करके उसको नाभ्य भाव तुम पंचम्याह से अम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, सचक्र अम, अमी पूर्वा से पूर्व होकर के सचक्रम। और बाकी रूप हैं जो इसके अधिक गोप के समान चलेंगे। चलिए अब दूसरा मित्रों उदाहरण आ गया इसमें। ये सूत्र था आपका, ये तो यौगिक पद्य का हो गया। ठीक है, यौगिक पद्य के और अधिक उदाहरण में नहीं कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। अब ये यौगिक पद्य के बाद आ गया सादृश्य। क्या आ गया जी, सादृश्य। ये देखिए सादृश्य, सादृश्य अर्थ में वर्तमान कोई अव्यय होगा तो उसका भी समास हो जाएगा। चलिए आइए देखिएगा सादृश्य अर्थ में। सादृश्य अर्थ में इन्होंने क्या उदाहरण दिया है, ये उदाहरण दिया है सदृशाः सख्या, सदृशाः सख्या सखी, माने सखी माने सख्या माने सखी के सदृश होगी, उसको बोलते सखी। तो देखिएगा, आइए यहां देखिएगा, यहां समझ में और आ जाएगा। सखी माने सखा के समान। तो सदृशः सख्या लौकिक विग्रह हो गया, सखी टा सह ये अलौकिक विग्रह हो गया। इसमें क्या है, ये जो सह है ये सादृश्य अर्थ में वर्तमान है, समान अर्थ में, तो इसलिए सादृश्य अर्थ में समास हो जाएगा। समास हो जाएगा तो वही सारी प्रक्रिया पूर्वक लगेगी, विभक्त प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा। और फिर प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम से इस सह का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो क्या बना, सह सखी। और अव्ययी भावे चा काले से सह को सादेश हो गया। ठीक है, तो सखी ऐसा बना। अब इससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे मित्रों। स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो क्या है, अव्ययी भावश्च से इसकी अव्यय संज्ञा है। अव्यय संज्ञा होने से क्या हुआ, सु आएगा इससे, तो सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। अव्यया दाप सुप, अव्यय से उत्तर और आप से उत्तर क्या है, सुप का लुक हो जाता है, तो लुक हो जाएगा, तो लुक हो जाएगा सखी। ये ऐसा बना, सरल है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं। अब मित्रों यहाँ पर हम आपको ये बतला देना चाहते हैं, ये बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपने सोचा नहीं होगा, बहुत कम लोग इस बारे में प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते जाते हैं। विशेष ये है कि पहले इसमें यथा शब्द आया था और यथा के 4 अर्थ बताए थे। ठीक है, 4 अर्थ बताए थे आपके, उसमें एक अर्थ क्या था आपका, सादृश्य। तो वहां भी कहा था कि सादृश्य अर्थ में वर्तमान कोई अव्यय होगा तो उसका भी समास हो जाता है अव्ययी भाव। और यहां पर सादृश्य अर्थ में भी, यहां पर भी कह दिया, वहां यथा के 4 अर्थों में सादृश्य आ गया, और यहां फिर अलग से सादृश्य क्यों पढ़ रहे हैं, वही अर्थ है सादृश्य। सादृश्य सादृश्य अर्थ में कोई भी अव्यय होगा उसका समास हो जाएगा। तो इसके विषय में ये कुछ पंक्तियां लिख रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। विशेष पहले यथा के 4 अर्थों में एक सादृश्य अर्थ था, वो समास बताया जा चुका है, बता दिया। ठीक है, पुनः यहाँ सादृश्य अर्थ में ही समास क्यों किया जा रहा है, फिर क्यों किया है, अर्थात अब उत्तर देखिए, यथार्थ सादृश्य और सूत्रस्थ सादृश्य में क्या अंतर है। क्या आप कह रहे हैं कि यहां सादृश्य शब्द पड़ा हुआ है सूत्र में। ठीक है, सूत्र में क्या पड़ा हुआ, सादृश्य शब्द, और वहां यथा का अर्थ है यथार्थ सादृश्य, माने यथा का जो एक अर्थ है सादृश्य, वह, उन दोनों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर यह है, कहते हैं कि जहां पर सादृश्य अर्थ गौण, कैसा, सादृश्य अर्थ गौण अर्थात अप्रधान हो,
सादृश्य भी माने सदृशता भी दो प्रकार की हो सकती है, गौण हो सकती है, प्रधान हो सकती है। तो कह रहे हैं कि जहां पर सादृश्य अर्थ गौण रूप से हो वहां पर भी समास हो जाए, इसलिए दो बार पढ़ा, इसलिए दोबारा सादृश्य का ग्रहण किया गया है मित्रों। बहुत सुंदर, अर्थात गौण सादृश्य में भी समास हो जाए और मुख्य सादृश्य में भी समास हो जाए। अब ये उदाहरण आपको समझा देंगे कि कैसे गौण अर्थ होता है, कैसे मुख्य अर्थ होता है सादृश्य। जब हम कहते हैं कि वह अपने मित्र के सदृश है, तो यहाँ पर सादृश्य गौण होता है, सादृश्य वाला व्यक्ति प्रधान होता है। क्या? वह अपने मित्र के समान है, तो हम किसको कहना चाह रहे हैं? उस व्यक्ति को कहना चाह रहे हैं। क्या? समानता को गौण रख दिया, परंतु हम ये कहेंगे भाई उसके समान जो व्यक्ति है उसको लाओ, तो हम व्यक्ति को लाएंगे, समानता को नहीं लाएंगे, इसलिए यहाँ समानता क्या हो गई? गौण। ठीक है। और जो समानता है जिसके अंदर, वो व्यक्ति हो गया प्रधान। और जब हम ये कहते हैं कि उसमें अपने मित्र की समानता है, वाक्य देखिएगा, उस व्यक्ति में अपने माने उसके अपने मित्र की समानताएं हैं, तो यहां पर जो समानता का हम दिखाना चाह रहे हैं, यहां क्या है? सादृश्यता प्रधान है, वो व्यक्ति प्रधान नहीं है। जो क्रिया का जो संबंध है वो सादृश्यता के साथ में संबंध है, और वहां पर क्रिया का संबंध है वो जो अस्थि माने अस्थि का संबंध है वो सादृश्यवान व्यक्ति के साथ में है। तो यहाँ सादृश्य प्रधान होता है और सादृश्य वाला व्यक्ति गौण हो जाता है। इस तरह सादृश्य गौण हो अथवा प्रधान दोनों अवस्थाओं में समास के लिए दो बार सादृश्य अर्थ में समास का विधान किया गया है। इससे ये बात निकली, इसका उत्तर आपको ये दिया गया कि दो बार सादृश्य अर्थ में समास क्यों कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि प्रधान और गौण रूप में कहीं पर भी सादृश्य अर्थ में यदि कोई अव्यय है तो उसका समास समर्थ सुबंत के साथ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा आगे। आगे हमारा अर्थ मित्रों ये हो गया संपत्ति। ये देखिएगा सादृश्य होगा संपत्ति। अब ये सूत्र का अंत चल रहा है मित्रों, संपत्ति 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 आप जानते ही हैं, संपत्ति माने अपना स्व, वो किसी भी प्रकार का स्व हो सकता है, धन रूपी हो सकता है, बल रूपी हो सकता है, यश रूपी हो सकता है, कीर्ति रूपी हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ कहते उदाहरण दिया है, क्षत्राणाम संपत्ति सक्षत्रम। क्षत्राणाम माने क्षत्रियों की संपत्ति, क्षत्रियों का तेज, क्षत्रियों की वीरता, वो क्या है? सक्षत्रम। क्षत्रियों का अपनी संपत्ति क्या होती है? उनकी वीरता, उनकी शूरता यही होती है, तो उसको कहा जाता है सक्षत्रम। ठीक है, चलिए आइए देखिएगा, यहां इन्होंने दिया क्षत्रियों के अनुरूप आत्म भाव की वृद्धि, माने क्षत्रियों के अनुरूप, माने क्षत्रिय क्या है? शूरवान होते हैं, वीर होते हैं, तो उनकी जो वृद्धि है उस गुणों की उसमें वृद्धि, अर्थात संपत्ति माने उनके पास में रहना उस गुण का। क्षत्राणाम संपत्ति ही लौकिक विग्रह। अब इसमें ये देखना, यहाँ तो षष्ठी का है, परंतु यहाँ पर क्या करना होगा? अलौकिक विग्रह में सह लगाएंगे, सह के साथ लगती है तृतीया, तो इसलिए यहाँ पर तृतीया रखेंगे, षष्ठी नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो क्षत्र, भिस और सह ये अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह हो गया, तो अलौकिक विग्रह में अनुरूप आत्म भाव की वृद्धि। अनुरूप आत्म भाव माने अपना जो है उसकी वृद्धि को ही यह संपत्ति इन्होंने कहा है, अर्थात उसका वर्तमान रहना, उसकी उपस्थिति रहना। रूप संपत्ति अर्थ में विद्यमान जो साह है
उसका क्षत्र भिष के साथ इस सूत्र से समास हो गया। किस अर्थ में? संपत्ति अर्थ में। संपत्ति अर्थ में समास हो गया। समास होने पर वही सारी प्रक्रिया आपकी लगेगी। ठीक है, तो क्षत्र भिष इस समुदाय की कृतज्ञ समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहाँ पर क्या है, ये आम गलत लिख दिया है, ये भेष होगा। भेष का सुपोधात प्राप्त से लुक हुआ तो क्षत्र सह बन गया। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से सह की उपसर्जन संज्ञा हुई। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ गया तो सह का प्रयोग पूर्व में आया तो सह क्षत्र। अव्ययी भावे चा काले से इसको क्या हुआ, सभाव हो गया तो सक्षत्र बना। और फिर स्वादि उत्पत्ति हो गई, सु आ गया आपका। ठीक है, सु आने पर क्या बना, सु को ये ह्रस्व कारांत, इसलिए अव्ययी भावश्य से अव्यय संज्ञा, अव्यय सुबह से लुक प्राप्त था, उसका अपवाद नाव्ययी भाव तुम पंचम्या से अम हो गया। लुक का निषेध होकर के अम कर दिया। अमी पूर्व से पूर्व होकर के क्या बन गया जी आपका, सक्षत्रम। और आगे इसके रूप चलेंगे अधिगोपम। ठीक है, ये हमने कई बार आपको बता दिया, इसलिए बार बार कितना बताए, इतना अब आपको समझ में आने लग गया। चलिए अब है सतृणम। क्या? सतृणम अति। सतृणम ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये है आपका साकल्य। साकल्य माने संपूर्णता, यही है साकल्य। साकल्य साकल्य माने पूरा एकदम। तो सतृणम अति, सतृणम अति का अर्थ है मित्रों कि तृण सहित, तृण को मतलब तिनकों को भी नहीं छोड़ा पशु ने, तिनकों को भी खा लिया। तो इसका अब देखिएगा, तृणम अपरित्यज्य सतृणम अति, माने तृणों को भी न छोड़कर, तृण पूरे तृण सहित भूसा या जो भी चारा डाला उसका तिनका पूरा खा लिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसने पूरा चाट दिया पशु ने। तो सतृणम, सतृणम इसका उदाहरण है। अति तो क्रियापद है, तो सतृणम खादति इसका अर्थ है तृण सहित खाता है। अब आइएगा आगे, यहां पर सतृणम अति। तो सतृणम अति तिनके को भी छोड़े बिना संपूर्ण खा जाता है। तो तृणम अपि अपरित्यज्य, ये लौकिक विग्रह हो गया जो अभी दिखाया। तो तृण ता सा, तो सा क्या तृतीया है। तो अलौकिक विग्रह साकल्य अर्थ माने संपूर्ण अर्थ में विद्यमान जो साह है उसका उसके साथ इसका समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास हो गया मित्रों। तो अव्ययी भाव समास होने पर वही सारी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, अर्थात तो ये तृण टा और अव्यय विभक्ति समास हो गया। ये समास होने के बाद में आपका ये कृतज्ञ समास सुपोधातु प्रातिपदिक यो हो और सुपलुक प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा। तो क्या बना, सह तृण और अव्ययी भावे चाकालय, चाकाले से सह को सा आदेश हो गया तो क्या बना, सतृण। और फिर स्वादि उत्पत्ति हुई, स्वादि उत्पत्ति होने पर अव्ययी भावश्च से इसकी अव्यय संज्ञा है, अव्यय आप सुबह से लोक प्राप्त हुआ। नाव्ययी भाव तो पंचम्या से अम हो गया। अम होने के बाद में क्या हुआ, अमी पूर्व से पूर्व होकर के क्या बन गया जी आपका सतृणम। और आगे अधिगोपम के समान इसके रूप चल जाएंगे। बहुत सुंदर, हिंदी में बहुत परिश्रम किया है उन्होंने, बार बार लिख रहे हैं, बताइएगा बार बार लिख रहे हैं। साग्नि अधीते, साग्नि अधीते ये किसका है, ये अंत वचन का। अब हमारा अंतिम का उदाहरण चल रहा है इस सूत्र का मित्रों, क्या है, अंत वचन। देखिएगा
अंतवचन। अंतवचन माने अंत का अर्थ है पर्यंत, माने वहां तक, अंत तक, माने कोई भी हम सीमा बताएंगे वहां तक। ठीक है, तो साग्नि अधीते, यही उदाहरण दिया इन्होंने। क्या दिया? साग्नि अधीते माने अग्नि ग्रंथ है कोई, माने अग्नि विद्या का कोई ग्रंथ है, तो अग्नि ग्रंथ तक उसने विद्या को वह पढ़ता है, विद्या पढ़ता है, अग्नि ग्रंथ की समाप्ति तक पढ़ता है। साग्नि माने अब सीमा कर दी, माने जो अग्नि ग्रंथ है वहां तक पढ़ता है। ठीक है, तो ये अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, ये इसका लौकिक विग्रह हो गया। अब अग्नि टा सह, ये अलौकिक विग्रह हो गया। तो विग्रह में अंत अर्थात यहां तक, इस अर्थ में विद्यमान ये सह है, अंत अर्थ में विद्यमान है ये सह, तो इसका अग्नि के साथ समास हो गया जी। ठीक है, तो समास होने पर पूर्वत उसका कृतज्ञ समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, और फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम से क्या आ गया? पूर्व में आ गया। तो पूर्व में आ गया तो क्या बना? साह और अग्नि, ये बना। और फिर अव्ययी भावे चाकाले से इसको क्या हो गया? सह को सभाव हो गया, स को क्या हो गया जी? सभाव, ये स, ठीक है, और ये अ, और ये अका सवर्ण दीर्घ लग गया, तो क्या बना? साग्नि, ये साग्नि बन गया। ठीक है, साग्नि। अब स्वादि उत्पत्ति इससे हुई मित्रों। ठीक है, सु आया, सु का क्या होगा? इसकी अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा है, तो अव्यय दाप सुपर से लुक हो गया, क्योंकि इसमें नाव्ययी भाव तुम पंचम में नहीं लगेगा, क्योंकि इकारांत है, अकारांत नहीं है। तो ये हटा दीजिएगा, लुक हो गया इसका। तो क्या बन गया अब आपका? कुल मिलाकर के साग्नि, साग्नि। साग्नि का अर्थ है अग्नि नामक ग्रंथ पर्यंत तक अध्ययन करता है, या करूं कुछ भी है, तो साग्नि का अर्थ ये हुआ मित्रों। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने आपको अभी अव्ययी भाव समास चल रहा है, इसके आगे कुछ सूत्र और हैं। तो आज की इस कक्षा में, क्या आज की इस कक्षा में मैंने आपको ये अध्ययन, विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि के जो उदाहरण शेष बचे हुए थे वो मैंने पूरे करा दिए। आपका पूरा ये सूत्र कंप्लीट हो गया है मित्रों। इसको आप अच्छी प्रकार से कम से कम 2 बार वीडियोज को पढ़ें, तो ये पूरा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये सूत्र बिल्कुल भी नहीं कुछ भी बचेगा। मैंने भी बहुत परिश्रम किया इसको पढ़ाने में, और ये पुस्तक के लेखक महोदय हैं, इन्होंने भी बहुत ही परिश्रम किया, परंतु ये सूत्र आपको याद रहने चाहिए। ये सूत्र समास प्रकरण में ये 2 सूत्र आपको एकदम रट लेने हैं। यह 2 नहीं, एक ये प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम, और कृतद्धित समासाश्च और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, ये पूरे समास प्रकरण के लिए रट लेना है आपको। ठीक है, तो ये आप इसको पूरे को देखिएगा। ये आपका अव्ययी भाव समास। आगे की कक्षा में हम आपको अव्ययी भाव समास का जो नया सूत्र है उसको पढ़ाएंगे। ये आपका नया सूत्र है नदीभिश्च। ठीक है, नदीभिश्च, इसका अर्थ आगे देखेंगे। चलिए मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के हेतु आप अधिक से अधिक लोगों तक सूचना ले जाएं, और देववाणी संस्कृतम ऐप का भरपूर लाभ लें। मैं बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर आपके लिए सामग्री उपलब्ध करा रहा हूं। आप इस सामग्री का भरपूर लाभ लेकर के अपने कैरियर को और अच्छा बनाइएगा, एक अच्छे संस्कृत के अध्यापक बनिएगा मित्रों, और अपने विद्यार्थियों को सभी बातें सरलता से ये शास्त्रों की
समझाइएगा। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।